पांडा की शुरुआत सबसे पहले जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। इसकी शुरुआत करने वाले जो असली लोग थे वो लुकस नैकल, रिको वाइडर, रोहित चड्डा, बेंजामिन और रॉल्फ थे। इस कंपनी का पूरा विजन ये था कि ये उन डेवलप कंट्रीज में सबसे पहले एक्सपेंड करना चाहती है जहां पे लोग ऑनलाइन घरों पे खाना मंगाना चाहते हैं। तो शुरुआत इन्हें सबसे अच्छी कंट्रीज लगी, जैसे कि सिंगापुर हो गया। तो कंपनी जब स्टार्ट हुई तो इन्होंने फूड पांडा ही नाम इसलिए रखा था क्योंकि जो पैंडा होता है वो काफी ज्यादा लवेबल एनिमल होता है, मतलब उसको लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये अपने ब्रांड को एक पर्सनैलिटी से जोड़ना चाहते थे, इसीलिए इसका नाम फूड पांडा रखा गया था। दोस्तों इस शुरुआती दिनों में इन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग उठाई और इसके बाद इन्होंने अपने आप को इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में एक्सपेंड कर लिया बहुत जल्दी। इतनी जल्दी एक्सपेंशन के बाद ये कंपनी तुरंत इन्वेस्टर्स की नजर में आ गई और रॉकेट इंटरनेट ने इसमें करीब बहुत बड़े पैसे इन्वेस्ट किए। दोस्तों रॉकेट इंटरनेट के बारे में हमने पहले भी बात किया है jabong.com वाली वीडियो में। रॉकेट इंटरनेट कुछ नए स्टार्टअप्स में पैसे लगाता है और जब वो स्टार्टअप थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कोई बड़ी कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है और रॉकेट इंटरनेट एक बड़ा अच्छा पैसा कमा के एग्जिट करके मार्केट से निकल जाता है। यही इनका बिजनेस मॉडल है। तो साल 2013 में जब रॉकेट इंटरनेट ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो ये कंपनी कुछ छोटे कंट्रीज में अपने आप को डेवलप करने लगी, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, रोमानिया हो गया और करीब 23 कंट्रीज में इन्होंने अपने आप को बहुत जल्दी एक्सपेंड कर लिया। इनका सबसे इजी तरीका रहता था कि ये जिस भी कंट्री में जाते थे वहां पे अपने छोटे राइवल को ये एक्वायर करते थे और उन्हीं का पूरा सिस्टम यूज कर लिया करते थे। जैसे कि जब ये पाकिस्तान में आए तो इन्होंने ईट ओए नाम की कंपनी को एक्वायर किया और उनका जो पूरा डिलीवरी सिस्टम था, जो सब तरीका था कंपनी का, वो सब एक्वायर करने के बाद इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी तरह इन्होंने रशिया की डिलीवरी क्लब को भी एक्वायर किया था, जो कि वहां की वन ऑफ द टॉप लीडिंग डिलीवरी कंपनी थी। उसके अंडर में उस समय करीब 2500 रेस्टोरेंट से 18 सिटीज में। तो इतना बड़ा ऑपरेशन उनको एक्वायर करते ही तुरंत मिल जाता है, तो कंपनी को यहाँ पे एक्सपेंड करना बड़ा ही इजी हो जाता है और इसी फॉर्मूले से ये चल रहे थे पूरी दुनिया में। कंपनी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही थी और उनका पूरा फोकस था कि हम साल 2015 तक करीब 50 कंट्रीज में एक्सपेंड कर जाएं, लेकिन 2015 के एंड तक ये करीब 45 ही कंट्रीज में एक्सपेंड कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे फूड पांडा ने अपने बहुत सारा कैश बर्न किया, तो ये गलती आपको अपनी लाइफ में कभी नहीं करनी है। दोस्तों इस समय अमेजॉन का रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, मिंत्रा की भी सेल चल रही है जिसमें ये करीब 80% तक डिस्काउंट्स दे रहे हैं। तो इस डिस्काउंट के ऊपर भी अगर आप और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं शॉपिंग करने के बाद, तो आपको एक ऐप पे जाना है, कैश करो, जिसमें कि सारे जितने शॉपिंग साइट्स हैं वो सब लिस्टेड है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बिग बाजार जैसे कई सारे साइट्स लिस्टेड हैं। आप इसके थ्रू शॉपिंग करेंगे तो आपको 30% तक एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाएगा। और सबसे मजेदार बात है कि जो भी आपने कैशबैक अर्न किया है उसको आप अपने उस वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में भी डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों ये ऐप बहुत ट्रस्टेड है क्योंकि इसमें सर रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप सेफ्टी का तो कोई टेंशन ही ना लीजिए। ये ऐप यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप का प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करना है और 25 रुपए का बोनस आपको तुरंत मिल जाएगा, या फिर अलग से आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद होम पेज पे आप अपने मनपसंद वेबसाइट जैसे अमेजॉन पे सर्च करिए, ऑरेंज बटन पे क्लिक करिए और आप उसमें शॉपिंग करिए और माई अर्निंग सेक्शन में आप कैश करो के जाइए। वहां आपको पूरा चेक कर सकते हैं कितना आपने कैशबैक अर्न किया है और उसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने अमेजॉन के अकाउंट पे पैसे वो अर्निंग पूरी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इतना सिंपल ये प्रोसेस है, जल्दी जाइए और शॉपिंग करिए, इस समय बहुत अच्छी सेल चल रही है। दोस्तों लेकिन एक ही फॉर्मूला आपका हर कंट्री में नहीं चल पाता है, तो जब ये चाइना में एक्सपेंड करने गए तो वहां पे तो इतने बड़े बड़े जायंट्स हैं, उनके सामने ये कुछ खेल ही नहीं कर पाए। जैसे कि अगर वहां के सबसे बड़े स्टार्टअप की बात करें तो मियाटुआन रियानपिंग नाम का जो स्टार्टअप है, ये वहां पे फूड डिलीवरी पूरा ऑपरेट करता है और पूरे चाइना का ये एक मोनोपोली स्टार्टअप है, मतलब इसका करीब 60% मार्केट शेयर है वहां पे। तो वहां पे फूड पांडा बिल्कुल भी नहीं चला और उन्होंने चाइना के मार्केट पे एंटर ही नहीं किया। तो 2015 की शुरुआत में इन्होंने भारत में एक्सपेंड किया था और इन्होंने टेस्टी खाना और जस्ट ईट ये दोनों कंपनियों को इन्होंने भारत में एक्वायर किया ताकि इनको एक बड़ा बेस मिल जाए और उससे ये इंडिया में एक्सपेंड कर जाएं। कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया और ये इंडिया में बहुत तेजी से मार्केटिंग करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ बड़े सेलिब्रिटीज के साथ मार्केटिंग करनी चालू करी। साल 2016 तक रॉकेट इंटरनेट ने इस कंपनी में अपना और ज्यादा स्टेक बढ़ा दिया। और दोस्तों जिस तरह से हमने jabong.com में देखा था कि किस तरह से रॉकेट इंटरनेट के इन्वॉल्वमेंट के बाद jabong के सारे को-फाउंडर्स ने कंपनी छोड़ दी थी, उसी तरह से इस कंपनी में भी हुआ कि इनके सारे को-फाउंडर्स 2016 तक इस कंपनी को छोड़ देते हैं और अब ये कंपनी पूरी तरह से रॉकेट इंटरनेट की हो जाती है। और इससे कुछ टाइम बाद इन्होंने फूड पांडा को डिलीवरी हीरो को बेच दिया। डिलीवरी हीरो का प्रेजेंस 40 से ज्यादा कंट्रीज में है और ये काफी एक बड़ी जाइंट कंपनी है।
यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन हो चुकी थी फूड पांडा की अब $3 बिलियन। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले कंपनी का पूरा ऑपरेशन समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले इन्होंने एक अपना ऐप बनाया, इजी टू यूज ऐप था, जहां पे कस्टमर रेस्टोरेंट्स को देखता है, वो उसमें फूड ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर्स यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के पास आते हैं, रेस्टोरेंट्स खाना प्रिपेयर करता है और इनके डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ले जाके उनके घरों तक वो खाना पहुंचा दिया करते हैं। दोस्तों ये वही मॉडल है जो कि जोमेटो, स्विगी जैसी बड़ी कंपनियां यूज किया करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे फूड पांडा का पूरा रेवेन्यू सिस्टम समझने की कोशिश करें कि फूड पांडा कहां से पैसे कमाता था, तो सबसे पहले किसी भी रेस्टोरेंट को अपने फूड पांडा के ऐप पे लिंक करने के लिए वो उनसे कुछ सम ऑफ अमाउंट लिया करते थे। सेकंड जो सोर्स था उनका इनकम का, कि अगर किसी पर्सन ने उन्हें ऑर्डर किया, रेस्टोरेंट ने वो खाना बनाया और जाके डिलीवरी हुआ, तो उस हर ऑर्डर पे वो 20 से 25% उस रेस्टोरेंट ओनर से चार्ज करते थे, जैसा कि आज के भी डेट में सिनेरियो है। उसके बाद जो थर्ड चीज होता था वो डिलीवरी चार्ज दिया करते थे कस्टमर से। ये तीसरा इनका सोर्स ऑफ इनकम था। फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के ये कॉस्ट दिया करते थे रेस्टोरेंट से। मतलब 10 रेस्टोरेंट हैं तो उसमें जो सबसे टॉप पे दिखेगा वो सबसे ज्यादा वहां से ऑर्डर होगा, तो इसलिए रेस्टोरेंट उन्हें कुछ एक अमाउंट दिया करते थे मार्केटिंग के लिए। अगला एक जो सोर्स और इनकम था इनका, कि जो इनके ऐप पे छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट नीचे कंपनीज के आया करते थे, जैसे किसी नौकरी के कंपनी की हो गई या फिर कुछ भी कंपनीज के जो एड्स आते थे उससे भी ये पैसे कमाया करते थे। और जो आखिरी एक सोर्स ऑफ इनकम था कि ये एफिलिएट इनकम भी अर्न किया करते थे, जैसे कि जब आप चेकआउट के टाइम में जाके आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो कंपनी इनको पे किया करती थी। तो ये 4-5 इनके सम ऑफ इनकम्स थे जहां से फूड पांडा पैसे कमाया करती थी। तो अगर हम फूड पांडा का पूरा एक्सपेंसेस भी समझने की कोशिश करें कि इनके कहां पैसे खर्च होते थे, तो सबसे पहली चीज हो गई टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये पूरे ऑनलाइन ऑर्डर लिया करते थे। तो जितने भी ऑर्डर्स ऐप पे आते थे या ऑर्डर्स इनके थ्रू रेस्टोरेंट के पास जाते थे, ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए इन्हें टेक्नोलॉजी में काफी पैसे लगाने पड़ते थे। अगला जो इनका एक्सपेंस था, ये डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को ये मंथली या डेली बेसिस पे पैसे दिया करते थे। जो इनका तीसरा पैसा जो लगता था वो था इनका खुद का प्रमोशन करना, क्योंकि फूड पांडा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता चले कि ये भी ऐप है जहां से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो इनका पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में कुछ पैसे जाया करते थे जो कि थोड़े हाई थे। और अगला एक जो चीज था, ये डील्स और डिस्काउंट दिया करते थे, मतलब कस्टमर्स को ज्यादा डील्स ये देते थे ताकि कस्टमर इनसे रिटेन रहे। तो ये कुछ इनके एक्सपेंसेस थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिलीवरी हीरो इस कंपनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा था। कंपनी को ऑपरेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी, इसीलिए वो इंडिया में भी अपना पूरा प्रोसेस सेल करना चाहते थे। और इन्होंने ओला को करीब $50 मिलियन में ये पूरी फूड पांडा की इंडिया का यूनिट सेल कर दिया। दोस्तों ओला काफी टाइम से चाहती है कि वो फूड सेक्टर में भी आ जाए और वो एक इकोसिस्टम बनाना चाहती है, क्योंकि उनका पूरा ट्रेवलिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है, जैसा कि कार वगैरह बुक कर सकते हैं। तो ये फूड आउटलेट भी साथ में रखना चाहते हैं, जो कि काफी टाइम से इनका सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ है। वही इनके साथ फूड पांडा में भी हुआ। तो जब फूड पांडा को एक्वायर किया ओला ने, तो उन्होंने कहा कि हम $200 मिलियन और इसमें आने वाले टाइम में खर्च करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बार कंपनी अपनी रीब्रांडिंग भी करती है। ये अपना पूरा ऑरेंज कलर का लोगो और सब कुछ ऑरेंज था वो सब चेंज करके ये पिंक कलर भी करते हैं। इनको लगता है कि रोड्स पे जब इनके जो डिलीवरी पर्सन मूव करेंगे वो पिंक कलर होने की वजह से अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। तो इंडिया में इनको ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रहा था, ऐसे ही दूसरी कंट्रीज में भी इनको ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। अब वहां के जो लोकल प्लेयर थे वो ज्यादा एक्टिव हो रहे थे, जिस भी कंट्री में ये थे, तो या तो वो फूड पांडा का ऑपरेशन खरीद ले रहे थे या फूड पांडा को अपने कंट्री से बाहर कर दे रहे थे। कुछ ऐसा सीन होता जा रहा था फूड पांडा के साथ। जैसे कि इन्होंने रशिया का अपना पूरा मार्केट mail.ru को करीब $100 मिलियन में नवंबर 2016 में बेच दिया। 2018 के अप्रैल में इन्होंने अपना ब्रूनी का मार्केट छोड़ दिया। वहीं अगर हम बात करें कि इन्होंने कुछ नए कंट्रीज को में और ऑपरेट करना चालू किया, तो ओला इंडिया में काफी अच्छे से ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही थी और एक टाइम पे इनको 2018 में करीब 2 लाख ऑर्डर पर डे आ रहा था। लग रहा था कि फूड पांडा फ्यूचर में बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है। लेकिन 2019 आते आते ये कंपनी फेल होने लगी थी इंडिया में और करीब इनको 5-6 हजार ऑर्डर पर डे तक ये गिर के आ चुके थे। तो इतना तेजी से इनका ऑपरेशन पूरा गिरता जा रहा था, क्योंकि इनको एक टफ कंपटीशन मिल रहा था मार्केट में स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनीज की वजह से। और अगला चीज, इनका ऑपरेशन और इनका प्रोसेस अच्छा था भी नहीं। तो यहां पे ओला इंडियन मार्केट को समझते हुए
इसको इंडिया में पूरी तरह से क्लोज कर देती है। और जितनी भी बड़ी कंट्रीज थी जहां पे लोकल प्लेयर्स ज्यादा एक्टिव थे, उस जगह यहाँ पे फूड पांडा बंद होती जा रही थी। जैसे कि हम बात करें कि इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इन सब कंट्रीज में फूड पांडा बंद हो गई थी। तो दोस्तों इन सब का रीजन है इनके ऑपरेशंस की प्रॉब्लम। अब अगर हम इसको थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करें तो समझ में आएगा फूड पांडा क्यों मार्केट में फेल हुई। अगर हम 2020 के साल की बात करें तो इनका टोटल रेवेन्यू करीब 82 करोड़ का था एनुअल, और इनको करीब 700 करोड़ से ज्यादा का इनको लॉस था। तो ये कंपनी ज्यादा बड़ी लॉस मेकिंग है, इस वजह से ये चल नहीं पाई। तो आइए दोस्तों अब हम डिटेल में एक बार जानने की कोशिश करते हैं वो पॉइंट्स जिस वजह से फूड पांडा ऑपरेट अच्छे से नहीं कर पाए। तो हम यहाँ पे इंडियन मार्केट समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट का हमें एक वाइड पर्सपेक्टिव समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों जो सबसे पहला मेजर रीजन इनके साथ देखने को मिला वो इनका मिसकम्युनिकेशन था। मतलब कोई भी कस्टमर अगर इनके ऐप पे ऑर्डर करता था तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत लेट में आती थी रेस्टोरेंट वाले को, इसलिए खाना बनाने में काफी लेट हो जाता था और कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता था। कभी कभी क्या होता था, कस्टमर ने ऑर्डर किया और ऑर्डर कैंसिल कर दिया, लेकिन वो रेस्टोरेंट वाले को पता ही नहीं चलता था। तो ओवरऑल रेस्टोरेंट वाले को एक लॉस हो जाता था, क्योंकि वो पैसा तो फूड पांडा इनको वापस नहीं करता था। तो ये सबसे पहला एक इशू आने लगा था। अगला दोस्तों जो मेजर रीजन है जिससे सारे रीजन ज्यादातर जुड़े हुए हैं वो है इनका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। इनके जो ऐप डेवलपर्स थे उन्होंने ऐप उतना फीजिबल नहीं बनाया था। जैसे कि अगर हम बात करें कि इनके पास कोई CRM सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं था, ये अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, रेस्टोरेंट और कस्टमर को एक फील्ड में बांध ही नहीं पाते थे, और इनके पास ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता था। इस वजह से फूड पांडा और रेस्टोरेंट्स में हमेशा लड़ाइयां होती रहती थी। वो कहता था कि तुमने ज्यादा पैसे ले लिए, वो कहता था तुमने ज्यादा ले लिए। इस तरह से बहुत क्लैशेस होते रहते थे फूड पांडा और रेस्टोरेंट के बीच में। तो दोस्तों अगर आपके पार्टनर के साथ आपका अगर क्लैश हो रहा है तो मतलब आपका बिजनेस तो डूबने ही वाला है। इवन यहाँ पे कंपनी के पास ये भी रिकॉर्ड नहीं होता था कि कौन सा रेस्टोरेंट ओपन है या कौन सा रेस्टोरेंट क्लोज है। तो इस वजह से कस्टमर ऑर्डर कर देता था और वो रेस्टोरेंट अगर क्लोज है तो कस्टमर का एक्सपीरियंस फिर से खराब होता था। वही दोस्तों अगर हम इनका पूरा डिलीवरी ऑपरेशन देखें तो वो भी वेल मैनेज नहीं था। जैसे कि ये कई डील्स और डिस्काउंट दिया करते थे। इन्होंने एक डील दिया था कि क्रेव पार्टी नाम का, मतलब आप 15, 20, 25 रुपए के भी आप ऑर्डर्स इनके प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब कस्टमर 20 रुपए का ऑर्डर किया करता था तो इनके डिलीवरी वाले को ये 30-35 रुपए दिया करते थे। तो पर डिलीवरी तो इनको पहले ही लॉस हो गया एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को देने को। तो यहाँ पे कंपनी लॉस से सफर करती थी। वहीं अगर हम बात करें इनके जो डील्स और डिस्काउंट हुआ करते थे, ये 40% तक डिस्काउंट दे दिया करते थे, और यहाँ पे कंपनी हर ऑर्डर से 15 से 20% ही कमा रही थी। तो कंपनी तो ओवरऑल लॉस में पहले से ही जा रही थी। तो दोस्तों अगला एक बड़ा लूप होल जो इस कंपनी के साथ था, जिसका फायदा सबने उठाया, वो ये था कि इनके पास कोई रिकॉर्ड सही मेंटेन होता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि कस्टमर को खुश करने के लिए कहा कि अगर कोई भी ऑर्डर रेस्टोरेंट या फूड पांडा के साइड से आपको डिलीवर नहीं होता है तो आपको 40% का वाउचर दिया जाएगा। अब यहाँ पे लोगों को ये बात समझ में आ गई थी, तो लोगों ने उन रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना चालू किया जो रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। तो यहाँ पे फूड पांडा उनको 40% का वाउचर दे दिया करता था, और वो रेस्टोरेंट तो पहले से ही बंद थे, लेकिन कस्टमर को यहाँ पे 40% का वाउचर मिल जाया करता था। मतलब यहाँ पे कस्टमर इनका पूरी तरह से फायदा उठाना शुरू कर दिए थे। वहीं अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो वो भी इनका फायदा उठाने से पीछे नहीं थे। उनको ये समझ में आ गया था कि फूड पांडा के पास कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। तो अगर फूड पांडा इनको बोलता था कि आपने पूरे महीने में 10 ऑर्डर किया, तो यहाँ पे वो कहते थे कि नहीं, हमने तो 25 ऑर्डर किया। अब फूड पांडा के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उन्हें रेस्टोरेंट को वो पैसे देने पड़ते थे। तीसरी जो चीज होती थी कि इनका ट्रैकिंग सिस्टम सही नहीं था, तो इनके जो डिलीवरी पार्टनर थे वो भी इनको एक्सप्लॉइट किया करते थे। मतलब जो भी कस्टमर है उनके घर के नीचे जाने के बाद या इनका डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डिलीवर दिखा के खुद वो खाने खा लिया करता था। तो ये तीनों इनके जो पार्टनर्स थे, कस्टमर, रेस्टोरेंट और डिलीवरी पार्टनर, ये तीनों इनको एक्सप्लॉइट किया करते थे ड्यू टू लैक ऑफ देयर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों अगर आपकी टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं है तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और इतना बड़ा ऑपरेशन चलाने के लिए आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी से ही आप कम्युनिकेशन बेटर बना सकते हैं अपने पार्टनर से। दोस्तों जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है, इनका कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं था। मतलब जब भी कोई इन्हें डिलीवरी पार्टनर, रेस्टोरेंट या कस्टमर फोन किया करता था तो उसका रिप्लाई ये नहीं किया करते थे, जिस वजह से किसी की प्रॉब्लम रिजॉल्व ही नहीं हो पाती थी। तो दोस्तों ये कुछ की रीजंस थे जिस वजह से ये कंपनी फेल हुई। आपने भी अगर इनके ऑर्डर्स लिए हुए हैं तो आप इनकी रियल प्रॉब्लम बताइए, ताकि हम एक बेटर एनालिसिस कर सके फूड पांडा के ऊपर।
तो दोस्तों कमेंट ऑप्शन आपके और मेरे लिए बिल्कुल ओपन है। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के अपने सारे व्यूज इसके बारे में बताने की कोशिश करिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने रिवॉर्ड के बारे में बात किया था वीडियो के एंड में बात करने के लिए, तो इसका सीधा 2 स्टेप है। आपको यहाँ पे कैश करो का ऐप डाउनलोड करना है, चाहे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए या प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, तो आप और 25 कोड यूज करिएगा। वहां से जाने के बाद आप चाहे तो स्विगी से आप कुछ खाना ऑर्डर करिए, चाहे आप अमेजॉन पे कोई एक ऑर्डर करिए, आप ऑर्डर कैंसिल मत करिएगा। तो टोटल 5 लोग यहाँ पे 500 रुपए तक का ये कैशबैक जीत सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।